मुझे सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे पितृसत्ता के बारे में कुछ बातें साझा करूंगी। हो सकता है कि कुछ लोग इस विषय से परिचित हों और हो सकता है कि कुछ लोग इस विषय को इस तरह से न जानते हों जिस तरीके से आज वो सुनेंगे। या ये भी हो सकता है कि कुछ लोग इससे सहमत हों या फिर यह भी हो सकता है कि इस विषय पर एक असहमति तैयार हो। बहरहाल जो भी हो, आज यह एक बहुत ज़रूरी विषय है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मनुष्य जन्म से ही किसी न किसी सत्ता के नियंत्रण में स्वयं को बंधा पाता है। ईश्वरीय सत्ता, राजनीतिक सत्ता, पितृसत्ता और बहुत सी छोटी बड़ी सत्ताएं जो अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए एक दूसरे व्यक्ति वर्ग समुदाय को अधीन रखने में किसी भी प्रकार का गिल्ट फील नहीं करती हैं, बल्कि उस पराधीनता को मेंटेन करने के लिए कई तरह के सैद्धांतिक नियम तैयार करती हैं और फिर उनके अनुपालन के लिए अपने अधीन वर्गों पर एक मानसिक दबाव भी बनाती हैं। पितृसत्ता उन्हीं कामयाब हो चुकी सत्ताओं में से एक सत्ता है जिसका लक्ष्य है स्त्री को अपने अधीन बनाए रखना। मेरी बात का यकीन नहीं होता? ये हैं डॉक्टर प्रियदर्शनी, जो कि अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पिछले 11 वर्षों से काम कर रही हैं। जितना लेखनी की धनी हैं उतना वक्तव्य भी बहुत अच्छे देती हैं। यही वजह है कि पितृसत्ता पर उन्होंने आज जो बात रखी है, इतने सरल अंदाज में, इतने आसपास के उदाहरणों के साथ में, इतनी सुंदर बात बहुत बिरले ही कह पाते हैं। तो उनकी बात मुझे नहीं लगता किसी को चुभेगी। बहुत अपीलिंग बात है। हर पुरुष और हर महिला इस बात को स्वीकार करेगा कि वाकई में आज ये स्थितियां हैं और पितृसत्ता वाकई में कितनी खतरनाक है। प्रियदर्शनी जी का परिचय अगर दें तो कहानी, उपन्यास, कथालोचना, स्त्री साहित्य, लोक साहित्य और प्रयोजनमूलक हिंदी, इन विषयों में इनकी काफी रुचि है। अभी तक 2 किताबें आ चुकी हैं, आज की हिंदी कहानी और स्त्री दुनिया समसामयिक सरोकार। इसके अलावा कई सारे विषयों पर उनके शोध आलेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। दर्जन भर से भी ज्यादा लेख हैं। हम पितृसत्ता वाले वक्तव्य को ज्यादा सुनना चाहते हैं, इसलिए हम बहुत विस्तार से उनका परिचय नहीं देंगे। लेकिन भीष्म साहनी का स्त्री संसार, दलित कहानियों में अस्मिता बोध, लोक साहित्य और मानव मूल्य, रेणु और उनका मैला आंचल, इस तरह के कई सारे टॉपिक्स पर उन्होंने अपने शोध लेख लिखे हैं। प्रियदर्शनी जी पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 2016 में आंचलिकता का सौंदर्य और मैला आंचल विषय पर अपना पत्र भी पढ़ चुकी हैं। विविध प्रतिभा की धनी हैं और आज हमारे रेडियो के लिए उन्होंने ये बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिया है। हम उनके बहुत आभारी हैं। इतनी सरल भाषा में उन्होंने पितृसत्ता को समझाने का काम किया है। तो देर न करते हुए दोस्तों, जल्दी ही उनका आज का ये वक्तव्य आगे का सुनते हैं। मैं आपको पितृसत्ता के चेहरे को समझाने के लिए या अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले ममता कालिया की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता खाँची घरेलू औरत के संग्रह से कुछ एक कविता सुनाना चाहूँगी या मूल कविता सुनाना चाहूँगी। खा पीकर अपने कृतघ्न पेट पर हाथ फेरते, डकार मारते परिवार के पुरुष ने कहा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पर तुम वहीं की वहीं रही। खाँची घरेलू औरत, सिर्फ बिजली का बिल बढ़ाने के लिए पड़ी रहती हो सारा दिन घर में। उस रात थोड़ा रोने और सबके सो जाने के बाद उसने गर्म कपड़ों के ट्रंक में पड़ी अपनी डिग्रियां निकाली, उठाया अखबार, किए आवेदन, हुआ चयन, आला कुर्सी पर आसीन हुई, पति ने शातिर चुप्पी साधी, लिए फायदे, उसको दी कर्तव्य तालिका और कायदे। जब मौका मिलता कह देता, यह बिल्कुल कोरी आई थी, कस्बे की छोरी आई थी, मैंने इसे जतन जांगर से गढ़ा, पढ़ाया, योग्य बनाया, आला कुर्सी तक पहुंचाया। कितना भी दफ्तर संभाल लें, नई अक्ल के तीर मार लें, मैं हूँ इसका छवि निर्माता, छाप नियंता, अभिनव नारी का अभियंता। वह पगली थी, उसे अभी भी मर्द समर्थन की तलाश थी, या यह सदियों की खराश थी। पुरुष ने कहा, आगे आगे बढ़ चढ़ने की जरूरत नहीं, रहो पार्श्व में, पड़ी रहो नेपथ्य कोण में, वही तुम्हारी आभा, शोभा और भविष्य है। उसने अपना आप बांटकर दो कर डाला,
दफ्तर में वह नीति नियामक कुशल प्रशासक, घर में उसकी वही भूमिका सदियों से जो रहती आई। समझ गई वो असली विजय कहाँ पानी है, बाकी दुनिया बेमानी है। उसने ऊंची एड़ी के सैंडल उतार एक बार फिर से अपने रंग उड़े स्लीपर पहन लिए। वह रसोई में घुसी। उसने अपनी उंगलियों को नींबू निचोड़नी बनाया और कलाइयों को सिलबट्टा। वह पिस गई पुदीने में, छन गई आटे में, वह कोना कोना छट गई, वह कमरा कमरा बट गई। उसने अपनी सारी प्रतिभा आलू परवल में झोंक दी और सारी रचनात्मकता रायते में घोल दी। उसने स्वाद और सुगंध का संवत्सर रच दिया, लेकिन पुरुष ने कभी उसे नहीं कहा शुक्रिया। स्त्री के भूले हुए कामों को या स्त्री के कार्यों के प्रति जो वो समाज के योगदान में देती है, उसके प्रति कृतज्ञता को जगाने के लिए या बताने के लिए नारीवाद का उदय हुआ। मैं बेहद सरल शब्दों में श्रोताओं को यह समझाना चाहूँगी कि यह नारीवाद पुरुष के खिलाफ नहीं, ये नारीवाद पुरुष विचारधारा के खिलाफ है जो स्त्री को पराधीन बनाए रखने का समर्थन करती है। अब पुरुष ने स्त्री को पराधीन बनाए रखने के लिए भी बड़ी व्यवस्थाएं की। पुरुष ने स्त्री को नियंत्रित करने के लिए 3 तरीके से काबू पाने की कोशिश की, यानी 3 तरीके के अनुशासन गढ़े और उन अनुशासनों के भीतर कई सारे भेद और उपभेद थे, लेकिन लक्ष्य सभी का एक ही था कि स्त्री उनके नियंत्रण में रहे। तो उसमें सबसे पहले उसने स्त्री की विचारधारा को अपने अधीन किया, यानी उसने स्त्री को यह बताने की कोशिश की, यह महसूस कराया, इस बात का विश्वास दिलाया कि वह जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है और उसको पुरुष की बात माननी चाहिए। और दुर्भाग्य से वह ऐसा करने में सफल हुआ। विचारधारा के रूप में उसने स्त्री को पतिव्रता का कॉन्सेप्ट पकड़ाया। ये पतिव्रता का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हमारी पौराणिक कथाओं से। उसने उसे यौन शुद्धता और अपने कौमार्य को बचाने के लिए कहा कि चाहे जान चली जाए लेकिन तुम पर यौन हमला नहीं होना चाहिए। ऐसा कह के उसने जौहर प्रथा, सती प्रथा को सेलिब्रेट किया। घर परिवार स्त्री से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उसने उसको समझाया कि तुम्हारा हर सुख तुम्हारे पति से है, तुम्हारे बच्चों से है। पति ने खाना खा लिया तो मानना चाहिए कि तुम्हारा पेट भर गया। बच्चे खुश हैं तो उसी में तुम खुश हो। तुम्हारी अपनी खुशी का कोई अर्थ नहीं है। जिन औरतों ने अपनी खुशी के लिए कुछ कहा या बात की वह परिवार में स्वार्थी कहलाई। उन्हें यह कह के दबाया गया कि तुम कैसी औरत हो, हमेशा अपने बारे में सोचती हो। विचारधारा के स्तर पर उनको स्त्री धर्म, पत्नी धर्म, मातृधर्म की ऐसी घुट्टी पिलाई गई कि वो अपने आप को भूल सी गई। आप यकीन जानिए, पितृसत्ता इतनी ताकतवर रही कि उसने स्त्री को उसका नाम भुला दिया, क्योंकि जब विवाह होता था तो वो अपने मायके के स्थान के नाम से जानी जाती थी, जैसे मऊ वाली, गाजीपुर वाली, हल्द्वानी वाली, या फिर उसका पति जिस क्रम में आता है, यानी बड़ा पति है तो बड़की, मझली, छोटकी, ऐसी बड़की बहू, मझली बहू, छोटकी बहू, ऐसे उसके अस्तित्व को लिया गया। और जब वो माँ बनी तो उसके बच्चे के नाम से पिंटू की माँ, चिंटू की माँ, बबलू की माँ, इसके नाम से उसको पुकारा गया। धीरे धीरे वो अपना नाम भी भूल जाती है और उसका नाम उसके बच्चे याद रखते हैं, क्योंकि यदा कदा उन्हें अपनी माँ का नाम लिखने की ज़रूरत नौकरियों के फॉर्मों में पड़ जाती है, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में पड़ जाती है। स्त्रियां पत्नी के लिए निर्धारित व्यवहार को आत्मसात करती थीं ताकि वे समाज के ठेकेदारों, पितृसत्ता के प्रतिनिधि लोगों के द्वारा स्थापित पतिव्रता के आदर्श की कसौटी पर खरी उतर सकें। तो ये तो हुआ विचारधारा पर नियंत्रण, जिसके बारे में और भी विस्तार से बात की जा सकती है। लेकिन ये विचारधारा पर नियंत्रण पहला चरण था। दूसरा नियंत्रण था उसके कौमार्य और उसकी यौन प्रक्रियाओं पर, यौन आचरण पर नियंत्रण। पितृसत्ता ने स्त्री के यौन व्यवहार को नियंत्रित किया। उसने उसके रिश्ते में आने वाले प्रत्येक पुरुष के अधीन उसे बांटा। जैसे जब कन्या का जन्म होता है तो यह पिता की जिम्मेदारी है
कि वह उसके कौमार्य की रक्षा करे और साथ ही साथ अपने घर में उस बेटी को ससुराल जाने की ऐसी ट्रेनिंग दे जिससे वो वहाँ जाके मुंह बंद करके दिल खोल के सारे काम निपटाए, जी हाँ कहे, हाँ जी कहे, और उसे कुछ भी कहने सुनने नहीं आता हो, तर्क करने नहीं आता हो, उसे हर बात में मुस्कुराहट के साथ सहमति और स्वीकृति देना आता हो, तब वो अच्छी लड़की मानी जाएगी। और पितृसत्ता के पिताओं ने ऐसा किया भी। उसने अपनी बेटियों को इनकार करना नहीं सिखाया, उन्होंने अपनी बेटियों को बहस करना नहीं सिखाया, लड़ना नहीं सिखाया। हाल फिलहाल की दहेज वाली घटनाओं, आत्महत्याओं में आप देखते हैं कि किस तरीके से लड़कियां इतनी विवश हो जाती हैं कि उन्हें जीवन जीने का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता, उन्हें मृत्यु ही अंतिम सुखद मार्ग लगता है। मर जाना बहुत कठिन होता है, मर जाने के लिए बहुत कलेजा चाहिए, लेकिन सोचिए जब ज़िंदगी मौत से ख़राब लगने लगे और मौत ज़िंदगी से बेहतर, तो आप सोचिए मनोदशा और उत्पीड़न प्रताड़ना की ऊंचाई क्या होती होगी। तो जब कन्या छोटी है तो पिता नियंत्रित करेगा, जब कन्या दान हो गया, कन्या विदा होकर पति के घर गई, तो पति उसके कौमार्य को नियंत्रित करेगा। वो जहाँ लेकर जाएगा अपने स्कूटर पर, कार में बिठाकर, वहीं लड़की जाएगी या घर के किसी और पुरुष के साथ जाएगी या घर में रहेगी। उसे जो भी कहना होगा वो अपने पति से कहे, घर में और किसी से कुछ न कहे। पति सुनता है तो सुनेगा, नहीं सुनता है तो चुप रहे। तो पति ने उसके यौन व्यवहारों को नियंत्रण किया। और जो तीसरा चरण था यौन व्यवहार के नियंत्रण का, पिता पति के बाद, वह था पुत्र का। ये बहुत बड़ी आयरनी है कि जिस पुत्र को वो खुद अपने गर्भ से जन्म देती हैं, वह भी बड़ा होने के बाद उसका स्वामी हो जाता है। स्वामी इस अर्थ में हो जाता है कि वो बूढ़ी माँ के संबंध में हर निर्णय लेता है कि उसे मामा के घर जाना है कि नहीं, उसे कोई पूजा रखनी है कि नहीं, वो कहीं बाहर जा सकती है कि नहीं, वो किसी को घर में बुला सकती है कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि पितृसत्ता अपनी महिलाओं को ये सारी ट्रेनिंग पीट वीट कर देती है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो उसकी मेंटल कंडीशनिंग ही, स्त्री की मेंटल कंडीशनिंग ही इस प्रकार से कर देती है कि स्त्रियां विरोध करना भूल जाती हैं और अपने घर में अपने निकट के संबंध के पुरुषों के भाव व्यवहार, मूड मिजाज को देख कर ही आचरण करती हैं। जैसे बबुआ धूप से आए हैं, अभी उनसे ये बात नहीं कहूँगी। लड़का बाहर से आया है, पहले उन्हें खा लेने दें। पति अभी अभी काम से आए हैं, अभी पूछ दूंगी तो क्या पता गुस्सा हो जाए। ये सारी चीज़ें उसके भीतर ऑटोमेटिक हो जाती हैं, क्योंकि पुरुष उसे एहसास दिलाता है कि वो कमाता है, बहुत मेहनत करता है, सबका पेट भरता है, और तुम सारे दिन घर में पड़ी पड़ी करती क्या हो। और स्त्री इसे स्वीकार करती है कि हम कोई कमाते थोड़े हैं, हम सारे दिन करते ही क्या हैं, हम तो घर में हैं, पंखे की हवा के नीचे हैं, वो बेचारे कहीं कमा रहे होंगे, खट रहे होंगे। कहने का आशय ये है कि उसने अपनी गुलामी को खुद से स्वीकार किया, न केवल स्वीकार किया बल्कि उसका महिमा मंडन भी किया। एक गुलाम स्त्री जब बेटी को जन्म देती है तो बेटी को भी प्यार से धीरे धीरे उसी गुलामी में ढालने लगती है। स्त्री नियंत्रण का पहला चरण मैंने आपको बताया कि उसकी विचारधारा पर काबू कर लो। दूसरा नियंत्रण उसकी यौनिकता और कौमार्यता पर था, उसके शरीर पर पहरा लगा दो। और तीसरा नियंत्रण था अनुशासन और दंड का। स्त्री के लिए अनुशासन और दंड का इतना प्रभाव रहा, ये इतना कारगर हिसाब किताब था कि बहुत समय बाद स्त्रियों की घरों में होने वाली पिटाई को हिंसा बुलाया जाने लगा। नहीं तो इसके पहले स्त्रियां खुद पितृसत्ता की गिरफ्त में इतनी ज़्यादा हुआ करती थीं कि वो पति द्वारा पीटी जाती थी, लेकिन वो खुद कहती थी कि मुझे नहीं मारेंगे तो किसे मारेंगे। उनको समझ में नहीं आता था कि वो गाली खाने की अधिकारी नहीं है। उनको समझ में नहीं आता था कि उनके साथ जो हो रहा है वो हिंसा का एक रूप है। उनको यह समझ में आता था कि जो कर रहा है वो उसको खिलाने पिलाने वाला है, वो उसके बच्चों का पिता है। उसका मूड खराब हो गया होगा, वो गुस्से में रहे होंगे, मैंने भी तो अजीब सी ही बात कर दी, अब अपना पति अब मुझे नहीं मारेगा तो किसे मारेगा। तो उसने ये जो जस्टिफिकेशन दिया, यह बड़ा विचित्र था। अभी भी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में घरेलू हिंसा के कितने मामले दर्ज हुए। आपको क्या लगता है ये औरतें क्यों पीटी गईं? ये औरतें इसलिए पीटी गईं क्योंकि छुट्टी के समय
हॉलीडे के फील में अच्छा खाना नहीं मिला होगा, वेरिएशन नहीं मिला होगा, या बहुत सारी बातें। यह एक विचार का विषय तो है ही, अनुसंधान का भी विषय है कि अचानक एक महामारी आने पर जब सारे लोग घर में बंद हो जाते हैं तो स्त्रियों पर जुल्म और हिंसा क्यों बढ़ जाती है। स्त्री का केवल बलात्कार नहीं होता है, उसका मैरिटल रेप भी होता है। विवाह संस्थाएं केवल स्त्री को सुरक्षा देती हैं, ऐसा कहा जाता है। स्त्री सुरक्षित है इसकी वो गारंटी नहीं लेती। हम अपनी परंपराओं और संस्कारों में को इतना डूब कर उनका कीर्तन करते हैं कि उनके उस कीर्तन से निकलने वाली बेसुरी ध्वनियाँ दब जाती हैं। उस कीर्तन में दम घोटू वातावरण दब जाता है। उस कीर्तन में स्त्रियों की चीखें दब जाती हैं, उनके आंखों दुख, विषाद, अवसाद सारे कुछ दब जाते हैं। और ये सब करके हम अपनी परंपराओं पर गर्व करते हैं, हम अपनी परिवार संस्था पर गर्व करते हैं। स्त्रियों के दिमाग में बचपन से ही ये बात कूट कूट कर बैठाई गई कि परिवार में बेटियां ही इज्जत होती हैं, तुम ही हमारी इज्जत हो। तुम ससुराल में जाके ऐसा कोई आचरण मत करना जिससे हमारी इज्जत पर आँच आए। ये बात बेटियों जो कि बहुएं बनती हैं उन दोनों को एक सी सीख दी जाती है। उन्हें ये नहीं सिखाया जाता है कि बेटा अगर तुम कोई दुख महसूस करना तो हमें बताना, बल्कि हम बहुत शान से कहते हैं कि बेटा हमने तुम्हें बहुत मुश्किल से बहुत अच्छा घर वर ढूंढ कर दिया है, किस विवाह में समस्याएं नहीं आती, किस परिवार में समस्याएं नहीं होती हैं। अब यहाँ से निकल रही हो तो वहाँ से जीवित मत आना, डोली से जा रही हो तो अर्थी में आना। आपने बहुत सारे सिनेमा में ऐसे डायलॉग सुने होंगे। एक बड़ी सामान्य सी कहावत है जिसमें माता पिता अपनी बेटी को कहते हैं कि परिवार की मर्यादा अब बेटी के हाथ में होती है, तुम मेरी पगड़ी हो, तुम मेरी नाक हो। विवाहिता स्त्री को उसके परिवार वाले बार बार याद दिलाते रहते हैं। इस आचरण से आशय तो बिल्कुल स्पष्ट है ना कि लड़की के दिमाग में ऊ आ बोलना या ज़रा सी शिकायत होने पर भी एक अपराध की भावना घर कर जाएगी कि मेरी शिकायत ना हो, मैं इस परिवार की इज्जत हूँ, मेरे पापा को क्या कहेंगे। इसीलिए लड़कियां बहुत संभल कर बात करती हैं, लेकिन इसके बावजूद पितृसत्ता उनसे इतने परफेक्शन की उम्मीद करती है कि उनसे ज़रा कोई गलती ना हो, वो कहीं लेट ना हो, इतना स्क्रू टाइट करके रखती है। और साथ ही साथ उसको बराबर कहती रहती है कि ये तुम्हारे पिता का घर नहीं है जो यहाँ ये सब चलेगा, जो वहाँ जैसे वहाँ रहती थी वहाँ वैसे यहाँ नहीं रह सकती। इसको अपनी माँ का घर मत समझना, तुमको तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है। तो इससे पितृसत्ता का दो चेहरा भी सामने आता है। एक तो पितृसत्ता ये कहती है कि लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं कि उनके दो घर होते हैं, एक मायका एक ससुराल। और दूसरी तरफ वो बराबर उस लड़की को ये भी याद दिलाती है कि जो वहाँ चलता था वो यहाँ नहीं चलेगा, ये तुम्हारे पिता का घर नहीं है। स्त्री बेचारी तो शरणार्थी हो गई ना, न वहाँ की रही न यहाँ की रही। उसको समझ में ही नहीं आता था कि यदि ये मेरा घर है तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है, और यदि ये मेरा घर नहीं है तो मेरा घर कौन सा है। यह सारे बड़े प्रश्न पितृसत्ता स्त्री के दिमाग में देती है। पितृसत्ता ने अपनी बेटियों को मजबूती नहीं दी, अपनी बेटियों को अधीनता में सुख मनाना सिखाया। इसके लिए उसने ऐसे कोई विषय अपनी बेटियों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी, स्त्रियों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी जिससे उनके ज्ञान का, तार्किक ज्ञान का विस्तार होता हो। लड़कियां जब पढ़ती हैं तो उनके लिए कहा जाता था, जब पहले पढ़ती थी, और बहुत जगह पे अभी भी, भारत गांवों का देश है, अभी भी यहाँ बहुत सारे गांव हैं, उनको एक्सक्लूड करके हम पितृसत्ता की बात नहीं कर सकते या फिर डिजिटल इंडिया की भी बात नहीं कर सकते जब तक अंत्योदय वाली बात सिद्ध नहीं होती। इसलिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि पितृसत्ता ने वो कोई विषय नहीं दिए जो स्त्रियों में बौद्धिक क्षमता का विकास करते हों। उन्होंने स्त्रियों को वो ही टेक्स्ट पढ़ने की अनुमति दी पितृसत्ता ने जिससे उनकी इमोशनल फीलिंग डिस्क्राइब होती हो। जैसे माँ की ममता कितनी विशाल होती है, उनको किस तरीके से एक स्त्री भूखी रहकर अतिथि को खिला देती है, किस तरीके से एक स्त्री एक टांग पर खड़ी रह के परिवार के सुख के लिए सारा काम करती है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे
कि स्त्री के हिस्से जितने व्रत पर्व उपवास आए हैं वो सारे किसी न किसी, वो सारे बड़े व्रत पर्व उपवास किसी न किसी पुरुष से संबंधित हैं। जैसे जीवित पुत्रिका या गणेश चतुर्थी का व्रत पुत्र की मंगल कामना से संबंधित है। तीज और करवा चौथ पति की मंगल कामना से संबंधित है। भाई दूज भाई की मंगल कामना से संबंधित है। और मैंने अभी आपको बातचीत के क्रम में बताया कि उसकी यौनिकता पर नियंत्रण करने वाले, उसके जीवन पर नियंत्रण करने वाले ये ही 3 रूप हैं, भाई, पति, पिता और पुत्र। तो वो जो सेलिब्रेट करती है, अपनी ही अधीनता को सेलिब्रेट करती है, क्योंकि उसको तर्कशास्त्र के विषय उसके सिलेबस में ऐड नहीं किए गए, अर्थशास्त्र उसे नहीं पढ़ाया गया, उसे मनोविज्ञान नहीं पढ़ाया गया, उसको समाजशास्त्र नहीं पढ़ाया गया। तो ऐसे में उसकी बुद्धि खुलती भी तो कहाँ से खुलती? वो सवाल पूछना भी चाहती तो किससे पूछती? उसे दी गई संतोषी माँ व्रत कथाएँ, उसे दी गई घर को सुंदर कैसे रखें, उसे दी गई संतोष ही परम धर्म है, इस नीति उपदेश, शिक्षापदेश, ऐसी पुस्तकें उसे दी गई। मैं एक बहुत छोटे से उदाहरण से अपनी बात को थोड़ा सा बताना चाहूँगी आप लोगों को। मुझे पता नहीं है कितनी सहमति बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन मैंने जो महसूस किया है वो मैं आप सभी श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ। जैसे मैंने ये बहुत गौर से देखा, सीरियल के माध्यम से टीवी में जितने भी पौराणिक सीरियल आते थे, मैंने ये देखा कि राक्षस भी तपस्या करते हैं तो ईश्वर उनको अवतार देने के लिए जब प्रकट होते हैं तो वो बिना डरे, बिना झिझके स्वयं कोई ऐसी बड़ी ताकत उनसे मांगते हैं, या कह लीजिए स्वयं इंद्रलोक ही मांग लेते हैं। मैं चकित रह गई। फिर मैंने ध्यान दिया कि स्त्रियां जब तपस्या करती हैं, वरदान लेने की बारी आती है, तो वो अपने लिए पति मांगती हैं, या सावित्री की तरह पति के प्राण बचाने का वरदान मांगती हैं। क्यों उनके दिमाग में शासन करने की बात नहीं आती? क्यों वो अपने लिए इंद्रलोक नहीं मांगती? क्यों वो बैकुंठ की स्वामिनी नहीं होना चाहती? क्यों वो अपने शासिका रूप को नहीं दिखाना चाहती? क्या सच में स्त्रियां ये चाहती हैं? नहीं, यह पितृसत्ता चाहती है। उसने पौराणिक कथाओं के माध्यम से ऐसी कहानियाँ गढ़ी हैं, ऐसी कहानियों की विवेचना की है जहाँ स्त्री का संसार परिवार के भीतर और कुछ नहीं है, परिवार के बाहर उसकी दुनिया कुछ भी नहीं है। इसीलिए पति उसका सौभाग्य है, इसीलिए उसको सौभाग्यकांक्षिणी, सौभाग्यशालिनी इत्यादि इत्यादि भी बोला जाता है। जिस स्त्री का पति नहीं है उसको मंगल कार्यों में उपस्थित होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अब तो उसका सौभाग्य ही उसके साथ नहीं है। तो एक समूची स्त्री का अस्तित्व किसी पुरुष के जीवन के अस्तित्व पर टिका देना पराधीनता नहीं तो और क्या है। पितृसत्ता ने जेंडर भूमिकाओं में भी बहुत बड़ा हस्तक्षेप किया, और उसने जेंडर के अधिकृत व्यवहारों की 2 सूचियां बनाई। एक सूची लड़कों के लिए, दूसरी सूची लड़कियों के लिए, यानी पुरुष और स्त्री के काम। जैसे कमाने पुरुष जाएगा, झाड़ू स्त्री लगाएगी, पुरुष छोटे बाल रखेगा, लंबे बाल स्त्री रखेगी। स्त्री छोटे बाल नहीं रख सकती, पुरुष लंबे बाल नहीं रख सकता। पुरुष प्रसाधन सामग्री का इस्तेमाल नहीं करेगा, स्त्री करेगी। पुरुष का काम रीझना है, रिझाना नहीं है। स्त्री का काम रिझाना है, रीझना नहीं। तो ऐसी अनेक कार्य प्रणाली और अनेक तरीके के कार्य व्यवहार को हमने फिक्स किया। स्त्री अपने हर आचरण को संयमित रखेगी, पुरुष उन्मुक्त होगा। इसीलिए जब लड़कों का समूह हंसता है तो एक हंसी का दोंगड़ा सा गिरता है, सब तरफ उनकी गूंज सुनाई देती है। आपको पता चल जाता है कि कुछ पुरुष मिलकर हंस रहे हैं। लेकिन जब स्त्रियां हंसती हैं तो उनकी केवल काया हिलती है, क्योंकि उन्हें तो कहा जाता है कि क्यों दांत दिखा रही हो, ऐसे कहीं हंसते हैं। इसलिए वो हंसते वक्त, हंसना जो कि एक बेहद स्वाभाविक प्रक्रिया है, हंसते वक्त अपने मुंह पर हाथ रख लेती। तो उन्हें कहा जाता है कि इतना बत्तीसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इतना दांत निपोरने की ज़रूरत नहीं है, ये दांत फाड़ के किसे अट्रैक्ट करना है, इतनी किस बात की इतनी खुशी है, ऐसे कौन हंसता है।
और जब वो खुल के हंसना चाहती है तो उसकी तुलना राक्षसी, त्रिजटा और इत्यादि 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 महिलाओं से की जाती है। स्त्री सजग हो जाती है, वो बाद में हंसती है, बाथरूम में जाके हंसती है, तकिए में मुंह गाड़ कर हंसती है, या हंसी का गुब्बारा मुंह में भरकर भागती फिरती है कि कोई भाभी मिल जाए, कोई मम्मी मिल जाए, कोई बहन मिल जाए, जिससे वो बात कहीं कोने में बता के जी भर के हंस ले। वो इधर उधर देखती है कि यहाँ कोई सुन तो नहीं रहा है। वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है, अपनी चाल को कंट्रोल करती है, वो अपने स्वभाव को कंट्रोल करती है, वो अपने क्रोध को कंट्रोल करती है और उन तमाम स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कंट्रोल करती है जो कि स्वाभाविक हैं और स्वाभाविक रूप से व्यक्त होनी चाहिए। जबकि पुरुषों को इन तमाम बातों की छूट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पितृसत्ता ने पुरुषों का बहुत भला ही किया है, बुरा भी किया है। जिस तरीके से स्त्रियां, सिमोन द beauvoir ने कहा द सेकेंड सेक्स पुस्तक में कि स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं, उसी तरीके से पुरुष भी पैदा नहीं होते, वो पुरुष बनने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं। जैसे लड़कों का ये कहना कि क्यों लड़कियों की तरह चल रहे हो, लड़कों को ललकारना हो तो कह दीजिए कि जाओ चूड़ी पहन लो। लड़कों से ये कहिए कि लड़कियों की तरह मिनमिना कर क्यों बोल रहे हो, मर्द की तरह बोलो, औरत हो क्या जो डर रहे हो। तो उसे औरत की तरह होने का डर दिखाया गया, क्योंकि स्त्री तो दोयम दर्जे में थी, वो उत्तम उदाहरण नहीं बन सकती थी। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को बहादुर कहता है तो वो फूल के कुप्पा हो जाती है, क्योंकि बहादुरी तो मर्दों का गुण है ना। लेकिन जब किसी पुरुष को ये कहा जाता है कि ये लड़कियों की तरह शर्मा जाता है, तो उस लड़के को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो स्त्री की तरह नहीं होना चाहता, क्योंकि स्त्री अनुकरणीय नहीं है, उसका अनुकरण नहीं होना चाहिए। वो मर्द है, उसे मर्द की तरह रहना है। औरत की कोई बात मर्द में दिखाई नहीं देनी चाहिए। उसकी चाल ढाल, लचक, नाज और नखरा जिस पर वो मरता आया है, उसका एक गुण भी वो अपने भीतर नहीं लेना चाहता, क्योंकि पुरुष सब्जेक्ट है और स्त्री ऑब्जेक्ट है, स्त्री वस्तु है। ऐसे में जेंडर भूमिकाओं ने भी स्त्री आज़ादी का बड़ा कबाड़ा किया है। मैं इस बात को सिद्ध करने के लिए या सिद्ध तो खैर क्या ही करूँगी, मैं एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी पढ़ना चाहती हूँ मशहूर साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव जी की। उनकी एक पुस्तक है आदमी की निगाह में औरत। उस पुस्तक में कई लेख संकलित हैं, कई पाठ हैं उसके। उसका एक पाठ है होना और सोना एक खूबसूरत दुश्मन के साथ। मैं यह टिप्पणी वहीं से ले रही हूँ। तो अभी जो मैंने आपको बांटी गई जेंडर भूमिकाओं के बारे में बताया, जो पितृसत्ता ने बांटी हैं, शायद उस बात को थोड़ा सा और समझा पाऊँ। राजेंद्र यादव कहते हैं, तुम्हें देखकर ताज्जुब होता है, सब कुछ हमारे जैसा मगर एकदम अलग और बेढंगा। ईमानदारी से कहें तो जब तुम हमें गाड़ी, हवाई जहाज़, कंप्यूटर या कोई ऐसी जटिल मशीन चलाते या भाषण देते या दिमागी बातें करते दिखती हो तो अजीब कौतुक होता है। और इसमें होता है कि अरे ये तो ठीक हमारी तरह ही कर रही है। ठीक वैसा ही कौतुक होता है जैसे सर्कस में बंदर या चिंपांजी को साइकिल चलाते, मेज पर छुरी कांटे से खाते या टाइप करते देखकर होता है। वाह, हमारी हूबहू नकल कर रहा है। अच्छा, यह बात उस वक्त हमारे दिमाग में क्यों नहीं आती जब तुम खाना बनाती हो, रोटी बेलती हो, सब्जी छौंकती हो या स्वेटर बुनती हो, बच्चों को खिलाती पिलाती हो, हमारी लात या लताड़ खाकर बटन लगाते हुए यूं ही बैठे बैठे रोती हो। तब तो हमें लगता है कि हाँ, यही तुम्हारी स्वाभाविक और प्राकृतिक जगह है। वहाँ हमें शील, शांति, सौंदर्य और वात्सल्य का भाव दिखता है। तुम्हारे निरीह रूप पर प्यार आता है। अनकोट। पितृसत्ता ने अपनी कल्पना में भी कभी ये नहीं सोचा कि स्त्रियां समाज में भागीदारी लेंगी या फिर समाज में आर्थिक रूप से किसी प्रकार का सहयोग दे सकेंगी, या उन्होंने उनके माँ स्वरूप के अलावा, माँ होने वाले रूप के अलावा और किसी रूप को आदर नहीं दिया। उन्हें ये महसूस हुआ कि इनकी जगह घर के भीतर है, ये घर के, और उन्हें ये विभाजन कि बाहर का काम हम देखेंगे, घर का काम औरतें देखेंगी, ये न्याय संगत सा लगता है। वो कभी भी इस भूमिका को बदल दिया जाए आपस में, इसके लिए तैयार नहीं होते।
वो औरत काम पे जाए और वो घर में रह के खाना बनाए, ये उनके कॉन्सेप्ट में बड़ा ही जटिल विषय है। ये बात उनको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए माँ बनने के बाद बहुत सारी स्त्रियों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, जबकि पुरुष उस जॉब को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि पितृसत्ता मुस्कुराते हुए कह देती है, बच्चा तो हमसे संभलेगा नहीं, ये तो तुम्हीं से मानता है। ऐसे में स्त्री, एक पूरी संभावनाशील स्त्री, अपना संभावनाओं से भरा हुआ कैरियर अपने शिशु के लिए त्याग कर देती है। वो उफ तक नहीं करती और फिर से वो उन्हीं पराधीन भूमिकाओं में घिर जाती है जिससे निकलने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को पाने के लिए उसने नौकरी की थी। तो पितृसत्ता कभी नहीं सोचती या सोचा होगा कि स्त्रियां भी कभी समाज के विकास में, राष्ट्र के कल्याण में अपनी भूमिका देंगी। तो उसने जो पद बनाए, तो स्त्री की भाषा, जो पदों की भाषा है, जो डेजिग्नेशन बनाए, वो प्रायः अधिकांशतः पुरुषवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे मर्दुमशुमारी यानी जन्ना अधिकारी, मर्दानगी, पुरुषार्थ, पुरुष धर्म, सभापति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, आचार्य, सचिव, मंत्री, सदस्य, यज्ञकर्ता, न्यायाधीश, राज्यपाल, चेयरमैन, पुलिसमैन, मौलवी, काजी, पंडा, पुरोहित आदि सभी पुरुषवाचक संज्ञाएं हैं। साथ ही बात बात पर गालियों के द्वारा उसने स्त्री का अश्लील अपमान भी किया। तेरी माँ की, तेरी बहन की, पुत्रहीन को बाँझ कहा, पति विहीना को विधवा राण शब्द से अपमानित किया, छिनाल जैसे शब्द भी उसके लिए रखे। ये सारी चीज़ें स्त्री के मनोविज्ञान पर गहरा असर डालती हैं। ये चीज़ें उसकी आइडेंटिटी को इतना चकनाचूर कर देती हैं, वो अपने आप को खड़ा करने चाहती है, लेकिन जब उसे यौनता से संबोधित गालियाँ पड़ती हैं, जब उसके समूचे व्यक्तित्व को सिकोड़ कर एक योनि में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, तो उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाता है। नारीवाद की लड़ाई इसी वस्तुकरण की मानसिकता से है कि आप समूची स्त्री को केवल एक योनि या प्रजनन के टूल के रूप में मत देखिए। स्त्रियों में अनंत संभावनाएं हैं। हमारी आज की स्त्रियों ने इन संभावनाओं को पुष्ट भी किया है, बहुत मजबूत भी किया है, लेकिन इनका प्रतिशत कम है। आज़ाद औरतें अभी भी कहीं न कहीं शारीरिक हिंसा के घेरे में हैं। बलात्कार रुक नहीं रहे, घरेलू हिंसा रुक नहीं रही, दहेज रुक नहीं रहे। अगर आप अपने आसपास पिछले 6 महीने या कोरोना काल की ही अखबारों की कटिंग को जुटा कर पढ़ें, तो आपको मेरी सारी बातें सही लगने लगेंगी। पितृसत्ता को नरम होना चाहिए, यह सत्ता की बात नहीं है, ये स्त्री पुरुष की समानता और अधिकार की बात है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात है, एक दूसरे से प्रेम की बात है। मनुष्य की 2 ही प्रजातियां, एक स्त्री, एक पुरुष, अगर ये दोनों आपस में अधीन और शासक शोषित वाली भूमिका में आ जाएंगी, तो हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकेंगे? हमें अपनी नीयत साफ करनी होगी, पितृसत्ता को अपनी नीयत साफ करनी होगी। वह पितृ बने, संरक्षित करे, लेकिन खुद की सुरक्षा भी करना भी सिखाए। वह पर निर्भर होना नहीं, आत्मनिर्भर बनाना सिखाए। तभी सच्चे अर्थों में हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप को सार्थक कर सकेंगे। उन सभी महिलाओं को मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने अपने संघर्षों को जीत कर अपने लिए एक मकाम कायम किया और समाज की स्त्रियों के लिए एक उदाहरण बनी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रियदर्शनी को, जो कि अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये बहुत ही सुंदर वक्तव्य भी आपने सुना। अगर आपको ये पसंद आया हो तो जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से। दोस्तों, आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।